नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों की। इसके अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके चौथे पार्ट की। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेशियम। अब हम पढ़ रहे थे कि पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के जो कार्य हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने 3 जो इसके तत्व हैं उनके कार्य पढ़ चुके हैं। आज हम इसके चौथे तत्व की बात करते हैं, वो जो है पोटेशियम है। इसका जो कार्य है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इसकी सुलभ अवस्था जो है, मतलब किस प्रकार से ये पौधे इसको ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से पौधों द्वारा या मृदा द्वारा ये ग्रहण किया जाता है, वो यहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए, पौधों द्वारा पोटेशियम का अवशोषण K+ आयनों के रूप में होता है। क्योंकि दोस्तों देखिएगा कि जैसे K और Cl यदि पोटेशियम क्लोराइड यदि हम इसमें डालते हैं मृदा के अंदर, यदि इसकी पोटेशियम की मात्रा को बनाने के लिए, तो जब KCl जो है ये K+ और Cl- में ये टूटता है। तो इस प्रकार से जो ये पादप जो है या मृदा जो है इनको K+ आयनों के रूप में इनके क्या करती है, ग्रहण करती है। और पादप की जड़ें जो होती हैं इनको अवशोषित करती है। पादपों में इसकी जो मात्रा जो होनी चाहिए वो 1.0 से 1.4% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1.0 से 1.4% मात्रा इनके लिए आवश्यक होती है। किसकी होती है? पोटेशियम की मात्रा आवश्यक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सुलभ जो अवस्था होती है पोटेशियम की वो क्या होती है? ये जो पोटेशियम होते हैं, जो पोटेशियम का जो अवशोषण जो होता है वो K+ आयन के रूप में होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है पौधों में जो इसके कार्य हैं वो है, सबसे पहला जो कार्य इसका है फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करना। जो क्या नाम से पोटेशियम जो है ये फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। मतलब जो फसलें होती है, जो आप लोगों ने देखी होगी वो खराब फसल हो जाती है या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, तो इसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर पोटेशियम की कमी हो पाई जाती है। दूसरा है सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करना। अब सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करना, देखिए दोस्तों, आजकल हम जानते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि आजकल तो सब्जियों में स्वाद ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आजकल जो है यूरिया खाद वगैरह इनके अंदर डाली जाती है और उनके अंदर से ही जो पादप होते हैं इन तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो इन तत्वों का अवशोषण करने से क्या होता है कि जो यूरिया खाद होती है उसकी पौष्टिकता को क्या कर देती है, बहुत घटा देती है, बहुत गंदा कर देती है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि यूरिया खाद वगैरह जो हम यूज़ करते हैं तो ये जो कृषि भूमि जो है उसको भी क्या कर देती है, बंजर कर देती है। तो अब आप लोग सोचिएगा कि उस फसल की जो गुणवत्ता है उसमें भी क्या कर देती है, वो बहुत चेंजेस कर देती है, जिसके कारण हमें आजकल जो सब्जियां होती है वो भी स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो इसी का कारण यही होता है, पोटेशियम की कमी होती है। फसलों को गिरने से रोकना। देखिए दोस्तों, आप फसलों को गिरने से किस प्रकार से रोक सकता है कि जो पोटेशियम जो होता है ये क्या करता है, फसलों को दृढ़ता प्रदान करता है। जो आधार होता है ना, उनकी जो स्टेम होती है उनको मजबूत बनाने का काम करता है। तो इससे कि क्या नाम से फसलें क्या होती है, गिरती नहीं। अगर यदि मान लीजिए फसल गिरती है, यदि लेट जाती है थोड़ी सी हवा में, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें पोटेशियम की कमी होगी। फसलों में सूखा, बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाती है। जिस प्रकार से हम जानते हैं यदि मान लीजिए कहीं पर पानी की कमी हो तो उस जगह भी क्या नाम से वो फसलों को अच्छी तरीके से परिपक्व बना सकता है, ठीक है। कीट पतंगों के आक्रमण से भी इनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है बहुत घातक होता है। अगर यदि इन्हें कीट पतंगे खाएंगे तो क्या नाम से उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इसलिए कीट पतंगे की इनकी ऐसी फसलों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या नाम से जो पोटेशियम होता है ये किसका, जो आपके पौधा है, पादप है या फसल है, उसका जो आधार है इसको क्या प्रदान करेगी, दृढ़ता प्रदान करेगी। जिसके कारण क्या होती है, कीट पतंगे इस आधार पर क्या करते हैं, आक्रमण नहीं कर पाते और इनमें भेदन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी फसल जो होती है वो सुरक्षित रहती है। फसलों में फलों की संख्या में भी वृद्धि करने का ये कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्तरीकरण को बढ़ाना और एंजाइमों के संक्रियण में भाग लेना भी इसका एक कार्य होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैल्शियम के कार्य। देखिए दोस्तों, कैल्शियम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी प्रकार से ये पादपों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए, फसलों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी तथा क्रोमोसोम की संरचनात्मक घटक होता है। ये क्या होती है, फसलों के आनुवंशिक जो गुण होते हैं, जिस प्रकार से फसल कैसी होती है कि फसल की जो बीज होते हैं वो अच्छे हों, फसल की गुणवत्ता अच्छी हो,
ठीक है। तो उनको बनाए रखने में और जैसे फसल के जो गुण होते हैं, जो एक ही हम जानते हैं कि आजकल जो फसलें बनती है इनको क्या करते हैं कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी के अंदर इनके अंदर बनाया जाता है। इनके जीन्स जो होते हैं वो वहाँ से निकल करके आते हैं और जिस प्रकार के जीन्स ये निकल के आते हैं तो उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसके अंदर क्या होती है कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जो इनके जो एक आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं उनको ये अपनी अगली संतति में पहुंचाए, जिसके कारण की क्या होती है जो जीन्स हमें प्रारंभ में मिले थे वैसे ही जीन्स हमें आगे भी उनसे मिलते रहें। और क्या नाम से ये आप लोगों के क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। क्या होता है दोस्तों, ये क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। ठीक है, आगे है यह प्रोटोप्लाज्म की पारगम्यता को भी नियंत्रण करता है। देखिए दोस्तों, ये प्रोटोप्लाज्म जो होती है एक इसमें पादपों के अंदर उसकी पारगम्यता को नियंत्रित करता है। मतलब जो इसके अंदर आर पार जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के भी आवागमन को क्या करता है नियंत्रित करता है कि ज़्यादा ये पानी को अंदर आने नहीं देता और ज़्यादा पानी को ये बाहर जाने नहीं देता। यदि ज़्यादा पानी अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भित्ति जो कोशिकाएं भित्तियाँ होती है वो क्या हो जाएगी फूल करके मोटी हो जाएगी और वो अंततः क्या हो जाती है फट जाती है, जिसके कारण क्या होती है ये पादपों को इससे हानि हो सकती है, जिसके कारण। और यदि मान लीजिए यदि उन कोशिकाओं में से पानी बाहर निकल जाए तो प्रोटोप्लाज्म में से पानी बाहर निकल जाए तो क्या होगा कि इसके अंदर ज़्यादा पानी बाहर निकल जाए तो क्या होगा पेड़ पौधे सूख जाएंगे, इनकी कोशिकाएं सूख जाएगी और क्या होगा अंततः वो नष्ट हो जाती है। यह लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम किस एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। तो कौन से एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। आगे देखिए, यह भूसे के कड़ेपन में भी वृद्धि करता है। कड़ेपन का मतलब होता है कि जो कड़वापन देता है या उसको कड़क जो होता है तो उसके अंदर भी क्या करता है वृद्धि करता है। ठीक है, आगे है दाना व तना सख्त बनाता है। जो दाना जो होता है उसको भी सख्त बनाता है, जिसके क्या नाम से उसके जो दाना जो है, जैसे मान लीजिए कोई सीड है, किसी पौधे का सीड है, उसके अंदर यदि मान लीजिए खोखला यदि वो हो जाए, यदि इसकी जो खोल है वो यदि मुलायम रह जाएगी तो क्या होगा कीट पतंग होगा इसके ऊपर आक्रमण होगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया का इस पर आक्रमण होगा और ये बीज अंततः क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। परंतु ये जो दाना होता है इसका बाहरी खोल के साथ सख्त होता है, जिसके कारण से क्या नाम से इस पर कीट पतंगे होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आक्रमण नहीं करते। अगर यदि आक्रमण करते हैं तो अंदर इसके अंदर गमन नहीं कर पाते, जिसके कारण ये बीज जो होता है, ये सीड जो होता है, ये जीन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं सुरक्षित रहते हैं। तने को भी ये सुरक्षा मतलब ठोस सख्त बनाने का काम भी करता है। बीज निर्माण को भी क्या करता है ये पादपों में उत्साहित करता है। कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को भी क्या करता है ये उदासीन करता है। यदि मान लीजिए कोई कार्बनिक अम्ल यदि इन पर मृदा को नुकसान दे रहे हैं या पादपों को नुकसान दे रहे हैं तो कैल्शियम क्या करता है उनको उदासीन बनाने का कार्य भी करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है। अब दोस्तों देखिए, दलहनी फसलों की हम बात करती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो राइजोबियम नाम के जीवाणु जो होते हैं वो इनकी जड़ों के अंदर ग्रंथियाँ बना करके रहते हैं और जो इन ग्रंथियों का जो निर्माण हुआ था ये क्या नाम से हम किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण ही इन ग्रंथियों का निर्माण होता है और कैल्शियम आयनों का ही ये क्या करते हैं इसमें उपयोग लेते हैं, जिनके कारण क्या नाम से निर्माण होता है, जिनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है। ठीक है, आगे है मैग्नीशियम के कार्य। अब मैग्नीशियम का जो कार्य है ये क्या करता है, आप लोग जानते हो कि जो क्लोरोफिल जो है उसके अंदर जो सबसे बीच में जो होता है क्लोरोफिल वो मैग्नीशियम Mg रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो विभिन्न तत्व जो हैं इसके आगे पीछे इस तरीके से बंधों द्वारा क्या होते हैं जुड़े हुए रहते हैं। तो महत्वपूर्ण घटक कौन सा हो गया इसके अंदर, मैग्नीशियम इसका महत्वपूर्ण घटक क्लोरोफिल का होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम के कारण ही बनता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है हमेशा हरा रहता है। यह प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी सहायक होता है। क्या होता है कि प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है इनके उपापचय क्रियाओं के अंदर भी क्या करता है सहायता प्रदान करता है। वसीय अम्ल व तने का संश्लेषण भी करता है। ठीक है, वसीय अम्ल व तेल का दोस्तों देखिएगा तेल का संश्लेषण करता है। मतलब तेल ग्रंथियाँ जो होती है उनके अंदर तेल को संग्रहित करने का या उनको संश्लेषित करने का कार्य भी ये करता है। तब तेल ग्रंथियाँ किन के अंदर होती है, हम जानते हैं कि विभिन्न पौधों के अंदर तेल ग्रंथियाँ होती है, जिनके कारण से जो खुशबू जो महक जो आती है वो तेल ग्रंथियों के कारण होती है। जैसे आप लोग देखते हो कि मोगरे का पौधा है उसके अंदर खुशबू आती है तो उसके अंदर क्या होती है मोगरे का जो तेल होता है वो निकलता है। उन तेल ग्रंथियों में उसके तेल को क्या कर संश्लेषित करने का कार्य भी ये करते हैं। पादपों में शर्करा व स्टार्च का स्थानांतरण करने का कार्य भी ये करते हैं। ठीक है, आगे है यह पादपों में वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करते हैं। वंशानुगत गुण का मतलब यह है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले जो गुण होते हैं वो क्या करते हैं वंशानुगत गुण कहलाते हैं और इन गुणों को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। यह फास्फोरस को ग्रहण करने व
उसके स्थानांतरण में भी सहायक होते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिएगा, जो फास्फोरस होता है ये क्या करता है, पादपों के जो तना होता है इसको आधार प्रदान करने का, इन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। और फास्फोरस के स्थानांतरण करने का कार्य भी कौन करता है, मैग्नीशियम ही करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य मैग्नीशियम करता है, या वाहक का कार्य भी ये करता है। नेक्स्ट है गंधक के कार्य। अब पर्णहरित निर्माण में ये क्या होता है, गंधक उपयोग होता है। पर्णहरित निर्माण का कार्य भी गंधक करता है। यह सिस्टीन, सिस्टाइन तथा मिथियोनिन जो हैं ये एमिनो अम्लों के अवयव होते हैं, और क्या करता है, एमिनो अम्लों को बनाने का कार्य भी ये करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी क्या होते हैं, ये तत्व क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन जैसे तत्वों का ये क्या करता है, संश्लेषण करने का काम करता है। कौन करता है, गंधक। तो दोस्तों यहाँ से भी देखिएगा, जो सिस्टीन, सिस्टाइन व मिथियोनिन नाम आदि एमिनो जो अम्ल है उनको संश्लेषित करने का कार्य कौन करता है, तो कौन सा तत्व करता है, तो गंधक ही इनको संश्लेषण करने का कार्य करता है। और ये किस काम में आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के काम में ये आते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अपने बनते हैं। आगे देखिए, पादपों की जड़ों के अंदर जो होती है वो गंधक के कारण ही होती है। किसके कारण होती है, पादपों की जड़ों में वो जो वृद्धि होती है वो गंधक की, मतलब जिसको अपन क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं अपन उन्हें, सल्फर कहते हैं। तो सल्फर के कारण ये होती है। ठीक है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि कैल्शियम जो है ये दलहनी फसलों में जड़ों का निर्माण का कार्य करता है। अब जरूरी नहीं है कि कैल्शियम ही उसके अंदर काम में आए, ये कैल्शियम और उसके अंदर प्लस सल्फर भी उसके अंदर काम में आ सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के तत्वों द्वारा ही ये जो ग्रंथियाँ होती हैं इनका निर्माण होता है। तो बहुत सारे तत्व जो हैं उनसे इन ग्रंथियों का निर्माण होता है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा इनमें आवश्यकता पड़ती ही है। नेक्स्ट आती है इसमें 5वां, तिलहनी फसलों में वसा वृद्धि करता है तथा तेल में सुगंध बनाने में सहायक होता है। जैसे जिस प्रकार से तेल में तीक्ष्ण गंध जो आती है वो गंधक की होती है। यदि हम लहसुन को सूंघते हैं या लहसुन को हम खाते हैं तो उसके अंदर से जो तीखा तीखा चरपटाहट सा जो स्वाद आता है वो किसके कारण होता है, वो सल्फर के कारण ही उसके अंदर होता है। किस कारण होता है दोस्तों, सल्फर के कारण ही वो होता है, या गंधक के कारण ही होता है। आगे है, पादपों की रोग रोधक क्षमता को क्या कहता है, बढ़ाता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मान लीजिए अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी हो तो हमें क्या करना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए। क्या करना चाहिए, लहसुन हमें खाना चाहिए। अब लहसुन यदि हम खाएंगे तो लहसुन के अंदर क्या होता है, सल्फर। क्या होता है दोस्तों उसमें, लहसुन के अंदर सल्फर, और सल्फर क्या है, गंधक। क्या है, सल्फर गंधक होती है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जुकाम हो, खांसी हो, या फिर और कोई चीज आप लोगों के मान लीजिए शरीर में कोई रोग हो जाए तो इसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए गंधक का भी कार्य बहुत आवश्यक होता है। तो ये किससे मिलता है, हमें सल्फर से भी मिल सकता है, और लहसुन खा करके भी हमें प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है जस्ते के कार्य। अब जस्ता जो है ये क्या करता है, पर्णहरित की रचना में लोहे व मैग्नीशियम के साथ में क्या करता है, सहायता करता है। जिस प्रकार से मैग्नीशियम जो है वो पर्णहरित निर्माण का कार्य करता है, उसी प्रकार जस्ता भी क्या होता है कि ये पर्णहरित निर्माण का कार्य करता है। किसके साथ मिलकर के, मैग्नीशियम के साथ मिलकर के ये पर्णहरित निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है। आगे है, पादपों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। मतलब पादपों के अंदर होने वाली जो ऑक्सीकरण जो क्रियाएं होती हैं उनके अंदर भी सहायता करते हैं। जिस प्रकार से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना, तो इस प्रकार की क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। पादपों में पानी जो अवशोषण करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या करता है, ये वृद्धि करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि एक पादप जो है, पौधा है, इसके अंदर क्या नाम से मान लीजिए बहुत भरी गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है की रोशनी इसके ऊपर आ रही है, जून का महीना है। अब क्या होगा कि पादपों को इसमें जड़ों द्वारा क्या होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि पादपों की पत्तियों में से जो पानी होता है ये वाष्पोत्सर्जन बन के क्या होता है, उड़ता रहता है, फटाफट उड़ेगा तो इनको उतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो इस पानी के अवशोषण की क्षमता को कौन बढ़ाता है, जस्ता ही बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, जस्ता ही बढ़ाता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन उपापचय का कार्य भी करता है। मतलब पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और नाइट्रोजन के उपापचय के कार्य भी ये करते हैं। नेक्स्ट है इसका, प्रोटीन व केरोटीन आदि के संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन व केरोटीन आदि के संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। यह आरएनए के विघटन को रोकता है। जिस प्रकार से आरएनए यदि मान लीजिए किसी न किसी एन के इस प्रकार से यदि टूटने लग जाए तो इसके विघटन को ये रोकता है। ठीक है। आगे है 7वां इसके अंदर है, कोशिका संरचना को सामान्य बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, हमारे जस्ता ही करता है। नेक्स्ट 8वां, यह विभिन्न एंजाइमों का अंग होता है। मतलब विभिन्न एंजाइमों में ये जस्ता पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं तांबे के कार्य। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि तांबे के जो कार्य होते हैं, हम जानते हैं कि तांबे के पात्र में भरा हुआ पानी पीने से आदमी का जो स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। पुराने समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, तांबे के पात्र में भरे हुए जो जल होता था उसी को वो ग्रहण करते थे, शाम को उसमें पानी भरते थे, सुबह वो उसका पानी उठ करके पीते थे। तो जो इसकी पाचन क्रिया जो होती है उसमें भी वो क्या होता है, सहायता करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जिस प्रकार से आज आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस हमारे यहाँ पे जो फैल रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पूरा कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसको मिटाने के लिए आज क्या कहा जाता है कि तांबे के पात्र में ही पानी भरे। जिसके कारण तांबे के पात्र में जो कोरोना वायरस जो होता है वो बहुत कम समय रहता है, जबकि जितने भी XYZ दूसरे जो सामान होते हैं या दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो कोरोना वायरस होता है वो बहुत अधिक समय तक उसके अंदर विद्यमान रहता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज जो हम लोग हैं वो तांबे के पात्र में क्या कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हम तो तांबे के पात्र का ही जल आजकल ग्रहण करें। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप लोग भी तांबे के पात्र का ही जल ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट है, इसका पहला जो कार्य है विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। पादपों के अंदर क्या करता है, विटामिन ए की वृद्धि को बढ़ाता है। दूसरा है पादपों की वृद्धि और विकास और उनमें होने वाली जो क्रियाएं होती है उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से पादप की वृद्धि को ये क्या करता है, उत्तेजित करने का काम करता है, जिससे पादप की जो वृद्धि हो बहुत अच्छी तरीके से हो, पादप का जो विकास हो वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो, और उसमें होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं उनके अंदर भी उत्तेजित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लोहे के उपापचय में सहायता करता है। जो लोहा जो जैसा तत्व जो होता है उनको पचाने में या उनके उपापचय क्रियाओं में भी ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायक होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायता करता है, कुछ ना कुछ अंश में सहायता करता है। नेक्स्ट है कवक रोगों का नियंत्रण भी करता है। देखिए दोस्तों, मुख्य जो कार्य है यहाँ पे यह है कवक रोगों का नियंत्रण करता है। जिस प्रकार के रोग जो मनुष्य में भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, फसलों में भी पाए जाते हैं, तो उन सभी का नियंत्रण कौन करता है, तांबा करता है। तो इस प्रकार के रोगों जल का यदि तांबे के भरे पात्र जल का सेवन करते हैं तो कवक जो रोग होते हैं ये रोग हमारे शरीर में पनपते ही नहीं है। क्यों नहीं पनपते, क्योंकि हमारे शरीर में तांबे की मात्रा पाई जाती है और तांबा इससे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट आता है श्वसन प्रक्रियाओं को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है, उन्हें भी अच्छी तरीके से बनाए रखता है, उनको भी सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी ये तांबा ही करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में बोरोन के कार्य। बोरोन के कार्य में पहला है कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायता करता है। जो बोरोन जो है ये क्या करता है, मृदा से कैल्शियम को अवशोषित करने और उसके पादपों में विभिन्न उपयोग में ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, आगे है पादपों में कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम का यदि अनुपात बढ़ता है और यदि मान लीजिए पोटेशियम का अनुपात बढ़ता है तो पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग जो होंगे वो उत्पन्न होना स्टार्ट होंगे। तो इसलिए इन दोनों के अनुपात को क्या करता है, वो नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। आगे है तीसरा जो कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। पादपों के विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न भागों में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जिससे कि हम लोग उन जो पादपों के जो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, हम इन्हें खाते हैं तो क्या होता है, उनसे हमारे को प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन व कोर्टेक्स के विभाजन में भी सहायता प्रदान करता है। जो कोशिका विभाजन चक्र है तो उसके अंदर को उसको पूर्ण करने का काम भी कौन करता है, बोरोन का कार्य होता है। कोर्टेक्स जो होता है, क्योंकि पादपों के अंदर निरंतर कोर्टेक्स का विभाजन होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण और उनका नियंत्रण किया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान उनको पहुँचाया जाता है। तो इसके कारण होता है, और विभाजन में भी क्या होता है, इनकी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है यह पुष्प, फल, बीज निर्माण और परागण व प्रजनन क्रियाओं आदि में भी क्या होता है, सहायता करता है। कौन करता है, बोरोन करता है। दोस्तों देखिए, ये आप लोगों को हिंदी के दिखाई दे रहे होंगे कि ये हिंदी है, इसको तो हम पढ़ सकते हैं, पर दोस्तों इनको समझना और समझ करके ही इनको लिखना आवश्यक होता है। नहीं तो कोई ये आप लोग ये कहते कि एक के याद कर जाना, सभी में लिखे आना, ये कभी कतई नहीं चलेगा। ऐसी गलती कभी मत कर देना, क्योंकि हर जो तत्व होते हैं, हर तत्व का यहाँ पे अलग अलग कार्य आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने वही कार्य यहाँ पे रखे हैं जो इनके अलग अलग हैं, सेम कार्य मैंने नहीं रखे हैं। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि सेम कार्य मैं यहाँ रखता हूँ तो आप लोग क्या करोगे, एक ही तत्व की याद करके जाओगे और वहाँ पे उतारोगे। ऐसा कतई नहीं करना है, क्योंकि टीचर जो होता है बिल्कुल ज्ञाता होता है, उसे पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ तक चालाकी कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप लोग इसे बहुत ईजी वे में मत लेना दोस्तों, इसको याद आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आगे है लोहे के कार्य। जो Fe है, लोहे के कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, क्लोरोफिल का निर्माण करने का कार्य भी
करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायता करता है। पादपों में ऑक्सीकरण करने का कार्य भी ये करता है। कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक होता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वहन करने के लिए, जिस जिस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य कौन करता है, लोहा ही करता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो आयरन होता है, आयरन किसका निर्माण करता है, रेड ब्लड सेल्स का हमारे निर्माण करता है। तो आयरन की कमी होने से हमारे आरबीसी कम होती है, और आरबीसी कम होने से क्या होती है, विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं वो हमारे बढ़ते हैं। तो जो आरबीसी होती है इनके अंदर ही जाकर के ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक वो पहुँचता है। तो किसके कारण पहुँचता है दोस्तों, हमारे वो लोहे के कारण ही पहुँचता है। तो इसलिए ध्यान रखना, आयरन की कमी तो क्या होगा, हमारे शरीर में रक्त की कमी, और रक्त की कमी तो श्वसन की क्रिया में भी क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, इसके अभाव में क्लोरोप्लास्ट का स्वरूप भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, और विभिन्न प्रकार के रोग पादपों में उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं।